चलिए देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ लिया है सीडीपी के लिए, ठीक है ना, उन्हीं क्वेश्चनों को हमने लिया है यहाँ पे और उन्हीं सब क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और आप लोग भी बताते चलिएगा भाई, अपने आप को चेक करते चलिएगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है या फिर कहाँ पे क्या चीज मिस हो रही है। ठीक है, हर एक चीज को देखते चलिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? अधिगम है, अधिगम, लर्निंग, ठीक है ना। अधिगम या फिर लर्निंग क्या है? टेबल वहां से ले आओ। अधिगम या फिर लर्निंग के बारे में बात हो रही है। इसमें से क्या है? पहला ऑप्शन देखिए, सब कुछ जो हमने सीखा है, या फिर दूसरा व्यवहार ज्ञान और कौशल पर एक पूर्णतः स्थायी प्रभाव, या फिर कहा जाए कि प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य और मापनीय योग्य, विशेष आयु स्तर तक सीमित। क्या हो सकता है राइट आंसर? चलिए बी 1। देखिए, अब समझिएगा भाई। सेकंड देखिए, रजित जी ने बताया, आर्यन जी ने सेकंड। अगर लर्निंग की बात करते हैं, अधिगम की बात करते हैं, तो भाई क्या होता है? ऑप्शन देखिए, सभी ऑप्शनों को देखेंगे, फिर उसके बाद इसका आंसर देखते हैं हम। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, चलिए, अगर हम लोग बात करें भाई, पहला ऑप्शन है कि जो सब कुछ जो हम जो भी सीखा हमने, ठीक है। तो लर्निंग की अगर बात करते हैं, तो लर्निंग में भाई या फिर अधिगम जो होता है, अधिगम आपका भाई ज्ञान भी होता है, आपका व्यवहार भी होता है, और कहा जाए कि जो आपके अंदर कौशल है, वो सभी से मिलकर क्या है? लर्निंग। ठीक है ना, वही क्या है? लर्निंग है। तो इस वजह से पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा भाई, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अब तीसरा ऑप्शन दिया है, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य और मापनीय योग्य। क्या लर्निंग को मापा जा सकता है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है, लर्निंग को मापा नहीं जा सकता है। फिर उसकी बात करें विशेष आयु स्तर तक, क्या जो अधिगम होता है, ये किसी इसका लिमिटेशन है या लिमिट है? तो लिमिट नहीं है। अधिगम आप जब तक हो तब तक सीखते रहोगे, ठीक है ना। तो कहा जाए कि जो लर्निंग प्रोसेस है, वो क्या है? वो सतत चलता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहार ज्ञान और कौशल पर एक पूर्णतया स्थायी प्रभाव। ठीक है ना। तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, लर्निंग को मेजर नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे का तर्क तर्क संगत नहीं है और व्यवस्थित तर्क के बजाय अंतर्ज्ञान पर आधारित है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की इस अवस्था को क्या कहा जाता है? अभी कल हम लोगों ने पियाजे के बारे में पढ़ा था भाई। पियाजे के कई यहाँ पे सिद्धांत थे, ठीक है ना। तो उन्हीं में से एक पूछा जा रहा है। फर्स्ट, अमरीश जी ने फर्स्ट बताया है। चलिए देखते हैं भाई। बच्चे का तर्क तर्क संगत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए भाई, अगर हम लोग पियाजे की बात करते हैं, तो पियाजे ने भाई 4 तरीके से डिफाइन किया था कि जो संज्ञानात्मक विकास है, उसको कितने प्रकार से डिफाइन किया? 4 तरीके से। एक संवेदीय पुषक पेशीय, क्या कहते हैं? संवेदीय पेशीय। संवेदीय पेशीय में क्या था भाई? संवेदीय पेशी में जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। किसका? इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं और उसी से सीखते हैं, ठीक है। फिर पूर्व संक्रियात्मक, क्या है? पूर्व संक्रियात्मक। तीसरा है मूर्त और चौथा है औपचारिक। अभी देखिए, अभी तक आंसर किसी का आया नहीं है। अब देखिए, ये सब क्वेश्चन सभी, जितने क्वेश्चन मैंने लिए सभी एच टेट के, सभी के सभी एच टेट से है, ठीक है ना। जो हरियाणा टेट का है, वहीं से सभी के सभी क्वेश्चन है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए वो चीजों को, फिर उसके बाद आंसर करिएगा, ठीक है ना। अब हमने क्या कहा? पहला क्या है? संवेदीय पेशीय अवस्था, जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है, वो 0 से 2 साल तक का होता है, ठीक है ना। और इसमें हमने क्या कहा कि जो बच्चे होते हैं, वो इंद्रियों से सीखते हैं, ठीक है ना। ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ठीक है। और अच्छा, सेकंड आर्यन जी ने सेकंड बताया है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? बच्चे का तर्क जो होता है, जो बच्चा तर्क करता है, उसका तर्क संगत नहीं है।
अब फर्स्ट की बात करें तो 0 से 2 साल का बच्चा होता है, तो इसमें कोई तर्क या फिर कहा जाए कि तर्क संगत वाली बात होती है? उनमें कुछ ऐसा नहीं है, वो खाली ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, वो कुछ कहते नहीं है, खाली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना? कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, इसमें कोई क्रिया करते ही नहीं वो। जो पहला कहा जाए मोटर स्टेज है, वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, चीजों को देखते हैं, उनके सामने कुछ भी रख दिया जाए तो उनको दिखता है, उसके बाद जैसे हटाया जाए तो दिमाग से क्लियर हो जाता है, ठीक है ना? तो पहला इसका आंसर नहीं होगा। सेकंड की बात करते हैं, पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक या फिर कहा जाए कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है आपका 2 से 7 साल के बच्चे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज या फिर कहा जाए पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है? अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है भाई जो क्रिया करते हैं बच्चे मतलब किसी चीज को देखता है, ठीक है? किसी चीज को देखता है बट इसमें कोई क्रिया नहीं कर पाता है, इसमें कोई क्रिया नहीं करता है, या फिर कहा जाए ये स्टेज जो होता है बच्चों का सिंबल यूज, मतलब किसी चीज का प्रतीकात्मक चीजें उसके सामने आती हैं, प्रतीकात्मक, ना कि तर्क संगत। तर्क संगत का मतलब क्या होता है कि किसी से कुछ पूछा तो वो बच्चा बता देगा, मतलब उसके बारे में एक तरीके से डिबेट, ठीक है ना? तो जो पूर्व संक्रियात्मक होता है ना, इसमें देखिए क्या कर रहा है, अंतर ज्ञान पर आधारित है। किस पे आधारित है? अंतर ज्ञान। अंतर ज्ञान का मतलब क्या हुआ कि मतलब बच्चे जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ चीजों को देखते हैं या फिर कहा जाए कि उसकी छवि को छाप लेते हैं, उससे कोई तर्क वितर्क नहीं होता है, ठीक है? तर्क संगत नहीं होता है, ठीक है? तो वही क्या पूछ रहा है कि अनुसार संज्ञात्मक इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसी को बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक। क्या बोला जाता है? पूर्व संक्रियात्मक कहा जाता है, ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान दे भाई, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट नेक्स्ट मूर्त संक्रियात्मक। अब देखिए पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक या फिर इसी को अमूर्त कहा जाता है। अमूर्त, ये चारों स्टेज तो आपको याद रखना है, यहाँ से कोई चीज भी भाई भूलना नहीं है आपको, ठीक है ना? और अगर कहा जाए मूर्त संक्रियात्मक, जो कि आपका कहा जाए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 साल के बच्चे होते हैं, ठीक है ना? ये डायरेक्ट मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो संवेदी पेशी है वो 0 से 2 साल वाले होते हैं, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, और औपचारिक जो होते हैं उनका कहा जाए कि 11 से 14 साल के बच्चे होते हैं या 15 साल, वो क्या कहलाते हैं? अमूर्त, ठीक है ना? क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक। क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक। इसी में ही जो ये पूर्व संक्रियात्मक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी में क्या होता है बच्चा, इसी में कहा जाए कि जो जीववाद, जिसको एनिमिज्म कहते हैं, एनिमिज्म का इसमें क्या होता है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि क्या चीज जीव है, क्या चीज निर्जीव है। तो पूछा जाए कि जीववाद कौन सी तो जीन प्याजे का कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसमें जीववाद को समझाया गया है या फिर जीववाद को बताया गया है, तो वो कौन सा हो जाए? पूर्व संक्रियात्मक, या फिर उसी को अकेंद्रित, ठीक है ना? क्या होता है? अकेंद्रित, या फिर कहा जाए कि जहां से बच्चा सोचना शुरू करता है या फिर उसी के बारे में सोचता रह जाता है, ठीक है ना? अभी इसलिए तार्किक इससे ज्ञान जो भी कर सकते हैं, संबंधित क्वेश्चन है उसको हम्म तार्किक ज्ञान भी कर सकते हैं। अच्छा तार्किक ज्ञान, हाँ तो इसमें आ जाता है। नहीं देखिए, तार्किक ज्ञान इसमें कहाँ आएगा भाई? यही चीज तो इसमें पूछा गया है, बच्चे का तर्क तर्क संगत नहीं है, मतलब जो भी चीजें पूछेगा ना तो वो उसका सही जवाब नहीं दे पाएगा, ठीक है ना? तर्क संगत का मतलब क्या होता है कि भाई आपसे सवाल जवाब करते रहे, आप उस चीज को बताते रहो। तो यही है जो आपका पूर्व संक्रियात्मक होता है। इसमें बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि जीव क्या है, निर्जीव क्या है, या फिर कहा जाए जो अपलटाववादी, अपलटाववादी कहा जाए जिसको जिसको बोला जाता है इरिवर्सिबिलिटी, मतलब कि बच्चों को अगर मैंने कल बताया था ना 4 + 6 अगर बताओगे, अगर 10 है ना तो उनके अगर 6 + 4 बता दिया जाए तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे नहीं समझ पा रहे उस चीज को, इसीलिए आपका आंसर यही होगा, यहाँ पे तर्क संगत नहीं है, ठीक है ना? इसी पे केंद्रीकरण जो सेंट्रेशन था, सेंट्रेशन इसी के अंतर्गत आता है कि बच्चे किसी पे फोकस कर लेते हैं ना तो उसी पे लगे रह जाते हैं कि किसी मोबाइल को अगर दे दिया जाए, उनको यूट्यूब पता चलाना है तो वो यूट्यूब ही चलाएंगे, मोबाइल के बारे में और कुछ नहीं देखेंगे, वो खोलेंगे तुरंत यूट्यूब चला के देखने लगेंगे, जिसको क्या बोला जाता है? केंद्रीकरण। एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करते हैं वो, ठीक है ना? ऑब्जर्वेशन या फिर कंजर्वेशन इसी में था आपका, ठीक है ना? अभी आगे बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है? इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे तर्क संगत बच्चे नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का एक पूरक नियम है? थॉर्नडाइक के बारे में हमने कल पढ़ा था कि थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, ठीक है ना? सीखने का 2 नियम दिया था। कितना था? 2 नियम था, जिसमें एक तो मुख्य नियम था, एक क्या था? मुख्य नियम था, और दूसरा आपका क्या था? गौड़ नियम। अब देखिए यहाँ पे बोला पूरक, तो ये कंफ्यूज मत होइए, गौड़ या फिर पूरक एक ही चीजें हैं, गौड़ या फिर पूरक चीजें, ठीक है ना? तो इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा ये है कि निम्नलिखित में थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का एक पूरक नियम है। अगर मुख्य नियम आपको पता है, तीनों मुख्य नियम पता है, तो आप उस चीज को एलिमिनेट कर लोगे तुरंत कि भाई इसमें कौन सा पूरक नियम है। हमें पता है मुख्य नियम में हमारे थॉर्नडाइक क्या आता है? तत्परता के नियम। इस चीज को बताया था ना कि जब सीखने का किसी चीज के लिए आप तत्पर हो, आपका एम कोई चीज बन गया है, तो आप क्या करोगे? एकदम लग जाओगे, ठीक है? अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम भी भाई मुख्य नियम है, और प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम भी क्या है? मुख्य नियम में आता है। तो ये तीनों क्या हो गए? मुख्य नियम। तो मुख्य नियम में 3 हो गया, और गौड़ नियम में 5 थे। भाई 3 हमें पता हो गया, 1, 2 और 3। ये बहुप्रतिक्रिया का नियम जो है, यही आपका क्या है? यही पूरक नियम है, यही क्या है? गौड़ नियम है, ठीक है ना? तो आपका सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जी। सभी का आंसर आ रहा। अब देखिए, कल एक चीज मैंने और भी बताया था, इस प्रभाव के नियम को, जो प्रभाव का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने, इसमें इस नियम में किस चीज को महत्व दिया गया था? थॉर्नडाइक ने किस चीज को महत्व दिया था? चलिए बताइए। जो प्रभाव का नियम दिया था, इस पर, इस नियम में किस चीज को महत्व दिया था थॉर्नडाइक ने? बताइए, थॉर्नडाइक ने किस चीज को महत्व दिया? प्रभाव या परिमाण का नियम बताया था ना भाई, 3 नियम थे, जिसमें से उद्दीपन एक को सर। तत्परता, पुरस्कार एवं दंड। बहुत बढ़िया। देखिए, आप लोग उद्दीपन पे ही क्यों जा रहे हैं? देखिए, उद्दीपन या फिर कहा जाए कि रिस्पॉन्स, वो चीज अलग है। थॉर्नडाइक ने तो बताया था कि भाई रिस्पॉन्स को उन्होंने पूरे उसमें, जिसको मतलब कहा जाए कि रिस्पॉन्स को उन्होंने महत्व दिया था, ठीक है ना? बट मैं पूछ रहा हूं कि प्रभाव का नियम, या फिर जिसको परिणाम का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम बताया था ना, तो भाई प्रभाव के नियम में इन्होंने क्या कहा था कि भाई, मैंने इस चीज में एक आपको उदाहरण दिया था ना कि प्रभाव या फिर परिणाम के नियम में मैंने ये बताया था आपको कि भाई अगर आप पास हो गए तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। किसी बच्चे से कहा जाता है कि भाई तुम अगर पास हो जाओगे तो आपको एक साइकिल दिलाई जाएगी, आपको एक स्कूटी दी जाएगी। तो वो क्या है? पुरस्कृत किया जा रहा है उसको। क्या किया जा रहा है? पुरस्कृत किया जा रहा है चीज, ठीक है ना? या फिर तुम फेल हो जाओगे तो भाई क्या होगा? कान ऐठा जाएगा तुम्हारा, तुम्हें मार पड़ेगी। तो ये क्या किया जा रहा है? उसको दंड मिल रहा है। तो पुरस्कृत और दंड का जो प्रभाव का नियम था, इसमें इन दोनों को उन्होंने क्या किया था? महत्व दिया था। पुरस्कृत, पुरस्कार का या दंड का, ठीक है ना? अवार्ड या फिर पनिशमेंट। इस चीज को ध्यान रखिए भाई, कई बार मैंने इस पे वो फोकस किया, और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना? जिसमें कोई गलती ना होने पाए भाई। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि श्रेणी हावर्ड गार्डनर ने अपने कई बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई है? बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत भाई किसने दिया? हावर्ड गार्डनर ने। किसने दिया था? हावर्ड गार्डनर ने दिया है। अब बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने जो दिया है, उसमें से पूछा यही जा रहा है कि उस बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन सा निम्नलिखित में से नहीं है? पहला है गणितीय कौशल, दूसरा है संगीतीय कौशल, तीसरा है अंतर्वैयक्तिक कौशल, और चौथा है व्यवहारिक कौशल। इन चारों में से कौन सा नहीं है? बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका? भाई हार्वर्ड गार्डनर के बारे में बताया ना, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था इन्होंने, और हर एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया था। गणितीय कौशल के बारे में बताया था, संगीतीय कौशल के बारे में बताया, अंतर्वैयक्तिक के बारे में बताया भाई। थर्ड, सेकंड, देखिए अभी भी गलत आंसर आ रहा है भाई, अभी गलत आंसर अभी भी आ रहा। भाई इंटेलिजेंस को मैंने अच्छे से बताया था आप सभी को, आप लोग या तो रिवीजन नहीं कर रहे हो फिर
पीडीएफ भी दी गई है बार बार, अर्पित जी ने बताया, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारिक कौशल। थॉर्नडाइक ने व्यवहारिक कौशल के बारे में कुछ बताया नहीं था, गणितीय कौशल के बारे में बताया था भाई। गणितीय कौशल के बारे में बताया नहीं कि तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्कीय गणितीय बुद्धि भाई बताई थी ना इसमें, मैंने इसमें एग्जांपल दिया था इसका, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। गणितीय कौशल, एपीजे अब्दुल कलाम जो कि बहुत बड़े हमारे आते हैं, ठीक है, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो उनके बारे में बताया था ना, गणितीय कौशल के बारे में बताया था थॉर्नडाइक ने, तो हावर्ड गार्डनर ने, ठीक है ना, हावर्ड गार्डनर ने बताया। फिर संगीतीय कौशल के बारे में बताया भाई कि संगीतीय कौशल भी होता है, बहुबुद्धि में संगीतीय कौशल भी होता है कि कोई एक सिंगर है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, जब गाता है और धीरे धीरे अपने आवाज में इंप्रूवमेंट लाता है। फिर अंतरवैयक्तिक कौशल, अंतरवैयक्तिक कौशल और अंतरावैयक्तिक कौशल, दो चीजें बताई थी मैंने। अंतरावैयक्तिक या फिर कहा जाए कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दो चीजें मैंने बताई थी, तो दोनों के दोनों है यहाँ पे। व्यवहारिक कौशल के बारे में कुछ नहीं बताया था, हावर्ड गार्डनर ने व्यवहारिक कौशल के बारे में कुछ नहीं बताया था, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारिक कौशल। यहाँ पे क्या कहा कि बुद्धि का सिद्धांत में नहीं सुझाई गई, तो यही आपका सत्य है। गणितीय कौशल भी था, संगीतीय कौशल भी था, अंतर व्यक्तिक था, जो कि व्यवहारिक कौशल नहीं था, और यहाँ पूछा गया नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। पीडीएफ भी दी गई है, एक बार पीडीएफ को रिवीजन कर लिया करिए आप लोग, लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा जब कंटेंट हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। एक पीडीएफ एक बार में देख लीजिए, ठीक है ना, नहीं समझ में आता तो एक बार पूछिए जरूर। बहुबुद्धि, ठीक है ना, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रस्तावक कौन था? फ्रेम्स ऑफ माइंड। चलिए बताइए, क्वेश्चन तो वहीं से निकल के आ रहा है ये वाला, तो इसका आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का। फर्स्ट, सभी का आंसर फर्स्ट 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 जी। किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है ना, किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। ये चीज, ऐसे क्वेश्चन तो गलत एकदम से ना होने पाए भाई। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए एक चीज आप लोग बताइए सर, स्पीयरमैन ने क्या दिया था सर? स्पीयरमैन ने द्वि सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत जो होता है उनके बारे में दिया था। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं भाई। जो स्पीयरमैन थे उन्होंने टू फैक्टर थियरी दी थी। टू फैक्टर थियरी के बारे में बताया था कि नहीं? एक तो जी जी फैक्टर था, जो टू फैक्टर में एक जी फैक्टर के बारे में बताया मैंने, जी फैक्टर, और दूसरा क्या था? दूसरा आपका था एस फैक्टर। जी मतलब जनरल, एस मतलब स्पेसिफिक, ठीक है ना, तो जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, या फिर सामान्य तत्व या फिर विशिष्ट तत्व, इसी के बारे में बताया था किसने? स्पीयरमैन ने, ठीक है ना। तो जब भी पूछा जाए द्विकारक सिद्धांत तो स्पीयरमैन। द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, ठीक है ना, तो यहां से भाई गलत ना हो पाए। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है ना, किसने दिया? स्पीयरमैन, स्पीयरमैन, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए समूह कारक सिद्धांत, ठीक है ना, समूह कारक सिद्धांत, तो समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था बताइए? समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, ठीक है, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? थर्स्टन के द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा दिया था? थर्स्टन के द्वारा दिया गया था, ये थर्स्टन के द्वारा दिया गया था, समूह कारक सिद्धांत दिया गया, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए, एक सिद्धांत था त्रिआयामी, या फिर कहा जाए थ्री डायमेंशनल थियरी, बताइए, थ्री डायमेंशनल थियरी या फिर त्रिआयामी, जिसमें तीन आयामों के बारे में बताया गया था, तीन आयामों के बारे में बताया, बताइए चलिए, त्रिआयामी, त्रिआयामी जी, बहुत बढ़िया, संतोष जी ने था, गिलफोर्ड ने दिया था, ठीक है ना, किसने दिया था? गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था त्रिआयामी सिद्धांत, या फिर उसी को कहा जाता है थ्री डायमेंशनल थियरी, ठीक है ना, क्या कहा जाता है? थ्री डायमेंशनल थियरी। इसमें तीन आयामों के बारे में बताया था, किसने? गिलफोर्ड ने। क्या क्या दिए थे? पहला तो कंटेंट था, दूसरा ऑपरेशनल, दूसरा क्या था? ऑपरेशन, और तीसरा क्या था? प्रोडक्ट।
ठीक है, 3 आयाम क्या कहते हैं? पहला तो आपका था कंटेंट, और ये पूछा जाता है, इस चीज को ध्यान रखना है कि 3 आयाम में कौन सा नहीं है। गिलफोर्ड ने जो त्रिआयामी सिद्धांत दिया तो इनमें से कौन सा आयाम नहीं है? पहला तो कंटेंट हो गया, कंटेंट मतलब वस्तु। दूसरा ऑपरेशन, क्या हो जाएगा? ऑपरेशन, ठीक है ना, ऑपरेशन। और तीसरा आपका जो था, तीसरा आपका जो है जिसको बोला जाता है प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट। तो 3 आयाम दिए किसने? गिलफोर्ड ने दिए, जिसको त्रिआयामी कहा जाता है। एक ट्रायर्किक थ्योरी दी गई थी, ट्रायर्किक थ्योरी, और कई बार पूछा गया है ये ट्रायर्किक थ्योरी किसके द्वारा दी गई। और कभी कभी पूछा जाता है ट्रायर्किक थ्योरी में 3 उसने जो थ्योरी दी थी उन तीनों में से कौन सा नहीं है, तो ये भी पूछा गया है, ठीक है ना। पहले आप लोग बताइए कि ट्रायर्किक थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? ट्रायर्किक थ्योरी या फिर उसी को 3 घटकीय थ्योरी कहा जाता है, 3 घटकीय सिद्धांत। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते, तब तक आप लोग ध्यान में करते रहिए, क्योंकि आगे वो क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन मिलेगा ना तो आप लोग वहां बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये शिक्षण अधिगम का है, जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं है, बस थोड़ा सा देख लीजिएगा। शिक्षण अधिगम जब पढ़ेंगे हम लोग तो चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, बट एक आध क्वेश्चन जेनरिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? शिक्षण अधिगम के निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति रचनात्मकता विकसित करने में बाधक है? रचनात्मकता, रचनात्मकता मतलब क्या होता है? किसी चीज पे विचार विमर्श करना और उस पर विचार विमर्श करके उसको वास्तविक रूप दे देना। समझ रहे ना कि मतलब कोई चीज को हम सोचते हैं, जैसे बचपन में क्या, जब हम लोग 12th 12th में होते थे तो कई सारे प्रैक्टिकल कराए जाते थे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल जब कराया जाता था ना, तब ये सोचा जाता था कि इस प्रैक्टिकल का कुछ ना कुछ तो यूज होगा, कुछ ना तो कुछ कहा किया जाता है ना। फिर उसके बाद में हम लोगों ने उसके बाद एग्जाम्पल भी पढ़े कि भाई अगर हम लोग केमिस्ट्री के लैब में जाते तो वहाँ कई सारे केमिकल होते थे, उस केमिकल से क्या क्या बनता था, उसका रिएक्शन से हमें क्या मिलता है। या फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल कराए जाते थे, जो फिजिक्स में हम लोग लाइट का देखते होंगे ना, आपको लेंस वगैरह दिया जाता था, तो उसमें से भी कुछ चीजें मिलती हैं। तो उसी को क्या होता है रचनात्मकता, मतलब किसी चीज को सोच विचार करके उसको वास्तविक रूप दे देना, ठीक है ना। चलिए देखते हैं सभी का आंसर। B3 आंसर अभी तक सब लोग का इधर उधर आ रहा है। देखिए पहला आंसर है छात्रों को लचीले तरीके से सोचने में मदद करना। बाधक पूछ रहा है, ठीक है ना, बाधक पूछ रहा है, तो बाधकता पूछ रहा है कि भाई कौन सा बाधक है शिक्षण अधिगम के निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति रचनात्मकता को विकसित करने में बाधक है। तो भाई ऐसा नहीं है, छात्रों को लचीले तरीके से सोचने में मदद करना, तो ये क्या है, उसमें मदद करता है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, मदद करेगा। जोखिम लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना, तो भाई शिक्षा अधिगम का ये भी एक वो है, ठीक है ना, उसमें मदद करेगा आपको। शिक्षण अधिगम के दौरान छात्रों पे नियंत्रण, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि जब शिक्षण अधिगम के दौरान उन पर कोई नियंत्रण ना करना, यही क्या है, यही बाधक रूप है, यही क्या है, बाधकता। इसको हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। अगला, छात्रों को दृढ़ बनाने के लिए मार्गदर्शित करना। भाई दृढ़ बनाने के लिए मार्गदर्शित करना, तो भाई ये तो पॉजिटिव चीज है, ये तो वैसे भी होगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला देखिए, इनमें से कौन सा विकास के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है? विकास, अब भाई ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पहले ही टॉपिक हम लोगों ने विकास और ग्रोथ, मतलब कहा कि आपका जो डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में पढ़ा था। अगर लगता है कि डेवलपमेंट हम लोगों ने सही से नहीं पढ़ा तो एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेंगे, क्योंकि मुझे भी लगता है कि थियरी मैंने नहीं पढ़ाई थी, क्वेश्चन ही लिए थे यहाँ से। तो कुछ थियरी है, कुछ सिद्धांत है, उनके बारे में अगर लगेगा कि आपको पढ़ना है तो हम दोबारा से पढ़ा देंगे, ठीक है। पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर पढ़ते हैं, क्योंकि पूछा जा रहा क्वेश्चन यहाँ काफी। मुझे लगा कि भाई सभी को समझ में आ गया होगा, इसलिए हमने ज्यादा फोर्स नहीं किया था। सेकंड बी सभी का 2 आंसर आ रहा। चलिए, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पूछ रहा भाई, यह एक पूर्व सूचनीय स्वरूप का पालन नहीं करता है, तो भाई ये तो गलत है। जो विकास होता है, विकास कैसे होगा आगे, ये हमारे ये चीज प्रिडिक्टेबल है, इस चीज को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इस चीज को हम उससे पहले जान सकते हैं कि जो ग्रोथ हो रहा, जो डेवलपमेंट हो रहा है
वो किस तरह हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, गलत है भाई, यहाँ पे पालन नहीं करता। जो कि पालन करता है पूर्व सूचनीय, पूर्व सूचनीय का मतलब क्या होता है, प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्ट किया जा सके, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये गलत हो गया। यह एक आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, तो ये बिल्कुल सत्य है भाई। जब भी विकास की बात होगी, अनुवांशिक, ठीक है ना, हेयरबल और वातावरण, ये दोनों चीज मिलेगा, एनवायरमेंट, ठीक है ना, तो ये दोनों चीज ही मिलेगा और यही सत्य है। अब देखिए तीसरा कि सभी व्यक्तियों की विकास दर समान होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने बताया था ना कि विकास दर सभी व्यक्तियों में अलग अलग होता है, चाहे क्यों ना वो जुड़वा बच्चे ही हो, ठीक है ना। ग्रोथ जो डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा अलग होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, सभी व्यक्तियों की विकास दर समान होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये गलत इसीलिए हो गया। फिर क्या है, विकास विशिष्ट से सामान्य तक बढ़ता है, तो ये भी गलत है। अब यहाँ से इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो विकास होता है ना, वो कहाँ तक आता है, सामान्य से विशिष्ट तक। कहाँ से जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ठीक है ना, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, तो इसलिए गलत होगा। यहाँ पे क्या दिया है, विशिष्ट से सामान्य तक, इसलिए गलत है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। अब ग्रोथ के बारे में भी कई बार पूछा जाता है भाई कि कितने कितने तरीके से होता है, ठीक है ना, उसको अभी आगे क्वेश्चन मैंने दिया है, इसलिए यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट देखिए, समावेश शब्द का अर्थ है, समावेश शब्द का अर्थ है नियमित कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को के लिए शिक्षित करना। यहाँ पे समावेश का मतलब बताना है, सर जो समावेशी है फिलिंग कि द ब्लैंक। समावेशी? सर समावेशी है जी बोलिए, समावेशी? समावेश, समावेश, ठीक है ना, समावेश है, ये क्या है, समावेश, ठीक है ना। तो आपको बताना भाई यहाँ पे क्या भर सकते हैं हम लोग, जो होता है कुछ समय के लिए शिक्षित करना, सर्वाधिक समय के लिए, पूरे समय के लिए, या फिर स्कूल में सामाजिक गतिविधियों के समय। सेकंड, अर्पित जी ने सेकंड बताया। डी, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। अब यहाँ पे बात हो रही है कि नियमित कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है ना। विशेष आवश्यकता मतलब क्या हुआ, जिनको भाई कुछ स्पेसिफिक होते हैं बच्चे, स्पेसिफिक का मतलब होता है कुछ ना कुछ उनके अंदर क्या होता है, डिसेबिलिटीज होती है, कि मतलब हो सकता है बहुत स्लो चलते हो, बहुत स्लो उनको समझ में आता हो, कुछ ना कुछ ऐसा चीजें होता है, ठीक है ना, तो वही क्या, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ऐसे बच्चों को अगर कहा जाए, डी, थर्ड बाबा रजीत राम जी ने बताया थर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरे समय, ठीक है ना, क्या होगा, पूरे समय, ठीक है ना, कि समावेश शब्द का अर्थ यही है कि नियमित कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पूरे समय के लिए शिक्षित करना, ठीक है ना, पूरे समय के लिए शिक्षित करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरे समय हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए, जो ये समावेश है, ये समावेश शब्द को किस, मतलब समावेश जो शब्द है ये किसने दिया था, समावेश जो शब्द है ये किसने दिया था, बताइए समावेश शब्द किसने दिया था। पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, किसने दिया था, ये जीन पियाजे ने दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा, किसने दिया था, जीन पियाजे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, चलिए आंसर करिए सभी भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर। विकास, शारीरिक विकास की बात हो रही है। अब शारीरिक विकास में क्या क्या होते हैं, या फिर कहा जाए शारीरिक विकास को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं। डी, डी फोर्थ, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा भाई, भौगोलिक वातावरण। बिल्कुल सही है कि जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो भौतिक वातावरण का भाई यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। अच्छा वातावरण रहेगा तो क्या होगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा, ठीक है, खराब होगा तो खराब डेवलपमेंट होगा। पौष्टिक भोजन ये भी रखता है भाई कि अगर आपको जितना अच्छा खाना मिलेगा शारीरिक विकास उतना ही अच्छा होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अब भाई जाहिर सी बात है अगर पौष्टिक भोजन मिलता है, ठीक है, भौगोलिक वातावरण अच्छा है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां भी क्या होंगी, आपकी अच्छी होंगी, ठीक है ना। तो क्या होता है, इन सभी का आपका इफेक्ट पड़ेगा, इन सभी का प्रभाव पड़ेगा शारीरिक विकास पर, इसलिए
राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फोर्थ आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक छोटी बच्ची प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए? ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए, आई थिंक, मुझे लग रहा है ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। जी ने सेकंड बताया। और किसी का? और कोई बताएगा इस चीज को? देखिए यहां समझिएगा क्या कह रहा है। एक छोटी बच्ची है, एक छोटी बच्ची प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है। ठीक है, अपने गुड़िया के कपड़े बदलती है। तो यहां से क्या चीज आपको समझ में आता है? थर्ड, संतोष जी ने बताया थर्ड। अभी तक भाई किसी का राइट आंसर अभी तक नहीं मिला है। एक चीज मैंने कल आपको बताई ना, आर्यन जी ने ये बताया। देखिए रजित राम जी ने फोर्थ बताया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर एक छोटी बच्ची है अपनी गुड़िया के कपड़े रोज बदलती है, ठीक है ना, तो उसको क्या लगता है? उसको यही ना लगता है कि जो ये गुड़िया है वो हमारे साथ खेलेगी। मतलब कोई भी बच्चा होता है तो वो जीव और निर्जीव में कोई फर्क नहीं कर पाता है। यही चीज तो बताया ना, कल एक चीज बताया था ना कि बच्चे को कभी गलती से गेट से लग जाए और उसको आप गेट को मारो और बच्चे से कहो देखो मैंने इसको मार दिया, तो बच्चा चुप हो जाता है। गिरता है, उसको जमीन पे मारने लगो तो वो भी चुप हो जाता है। उसको क्या पता कि मारने से उसको मार पड़ रही है नहीं मार पड़ रही है। तो वही चीज यहाँ पे है ना। तो बच्ची जो है वो गुड़िया के कपड़े बदलती है, ठीक है ना। और बदलती है क्यों? कि उसको यही लगता है कि जिस तरीके से हम हैं उसी तरीके से ये गुड़िया भी है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है भाई? जीववाद। ठीक है ना, क्या होगा? जीववाद, फोर्थ। और भाई अगर पियाजे की बात करते हैं तो पियाजे के उसमें व्यवहार की बात के बारे में तो बताया ही नहीं गया था। मानववाद के बारे में कुछ बताया ही नहीं उसमें, रचनावाद के बारे में कुछ बताया। इसीलिए भाई देखिए, जो कंसेप्ट है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट को आप पकड़ लोगे ना तो यहाँ से आप अलग दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हमने पढ़ा था भाई। और ये जीववाद किसने पढ़ा था? जो आपका पूर्व संक्रियात्मक जो सिद्धांत था, पूर्व संक्रियात्मक, उसके पहले क्या था? संवेदी था, फिर पूर्व संक्रियात्मक था, फिर मूर्त था, फिर अमूर्त था। ठीक है ना। जो कि आपका कहा जाए कि 2 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं ये वही स्टेज है जिसमें जीववाद के बारे में बताया, जिसमें केंद्रीकरण के बारे में बताया, जिसमें ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया, जिसमें अपलटावी के बारे में बताया। ठीक है ना। तो ये सब इसी में आते हैं। जो सेकंड स्टेज होता है 207 वाला बच्चा जो होता है, ठीक है ना, जिसको क्या बोला जाता है? पूर्व संक्रियात्मक स्टेज। ठीक है ना, क्लियर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीववाद। जो पीडीएफ दिया था ना, एक बार ओपन करिए उसको, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, चीजें क्या क्या दी गई हैं। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे, आप लोग आराम से एक बार पढ़ोगे ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप इसको बहुत ज्यादा उसमें ले जाते हो कि बहुत ज्यादा टफ है। टफ वगैरह कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप पढ़ोगे बस। यहाँ पे कुछ दिमाग लगाने वाली चीजें नहीं दिखाई, कुछ चीजें हैं उसको रख दीजिए, बस वही बहुत है। ठीक है ना, अलग से कुछ पढ़ना नहीं आता। चलिए देखिए, आधारित आयु। आधारित आयु के मापन से संबंधित, और आधारित आयु, अब इसके बारे में एक फॉर्मूला था, वो अगर पता हो जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। क्या होगा? आधारित आयु के मापन से संबंधित क्या? रुचि, बुद्धि, अभिवृत्ति या फिर अभिक्षमता? क्या होगा राइट आंसर? हाँ, सेकंड। संतोष जी ने बताया सेकंड। क्या होगा? बुद्धि तो होगा ना भाई, बुद्धि ना होगा? सेकंड जी, ठीक है ना। तो आधारित आयु के मापन से कौन संबंधित है? वो है आपकी बुद्धि। ठीक है ना, क्या है? बुद्धि। अब बुद्धि के बारे में भाई, बुद्धियों को भी कई तरीके से बांटा गया था। जो बुद्धि थी आपकी वो कई तरीके से बांटी गई थी बुद्धि को, ठीक है ना।
एक फॉर्मूला दिया गया था, कौन सा फॉर्मूला था वो? मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100 दिया था ना। मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है ना, यही था क्या? आईक्यू का फॉर्मूला। क्या था? आईक्यू का फॉर्मूला दिया गया था, ठीक है। चलिए, आईक्यू से बात हो रही थी, आप बताइए भाई, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उनका आईक्यू क्या होता है? जो गिफ्टेड 100 बच्चे होते से हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे, कितना होता है? 140। 140, ठीक है ना, कितना होता है? 140 होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखिए, 140। 140 प्लस कहते हैं, ठीक है, 140 से अधिक ही समझिएगा, 140 या फिर 140 से अधिक जी। 140 से अधिक क्या होंगे? वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। क्या होते हैं? गॉड गिफ्टेड होते हैं। चलिए, अगर पूछा जाए सामान्य बुद्धि, एवरेज, एवरेज कौन से बच्चे कहलाते हैं? एवरेज बच्चे क्या होंगे? जो सामान्य बुद्धि 120। होंगी वो किस? हम्म 120। सामान्य बुद्धि नहीं सर, 90। जी, 90 टू 110 या फिर 19, ठीक है ना, 19। 90 टू 19 या फिर 110 के बराबर कह सकते हैं, 19, क्योंकि 110 से ऊपर चले जाते हैं तो वो क्या हो गए? सामान्य बुद्धि से ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? सामान्य बुद्धि से ऊपर। अगर मंद बुद्धि जो होते हैं, मंद बुद्धि जिनको बोलते हैं, मंद बुद्धि किसे 24 कहेंगे? मंद बुद्धि। 24। नहीं, मंद बुद्धि की बात हो रही है। एक जड़ बुद्धि होता है, वो जड़ बुद्धि जो होते हैं वो कहलाते हैं, जो जड़ बुद्धि होते हैं वो 25 से कम होते हैं। 50 सर, 50 कितना? 69। 25 से 30 होगा 50 लगभग, 69। 35 तक, 40 तक। मंद बुद्धि जो होते हैं वो होते हैं 70 टू 79, 70 टू 79 होते हैं। क्या होते हैं? 70 टू 79 होते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। एक शिक्षक ने छात्रों को सिखाया कि गर्ल, गर्ल का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है? गर्ल्स होता है। गर्ल का बहुवचन गर्ल्स हो गया। इस अधिगम से छात्र वोमन का बहुवचन वोमन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वोमन्स। तो ये कह रहा है कि यह किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? जो अधिगम था, जो लर्निंग था, जो अधिगम स्थानांतरण था, जो लर्निंग ट्रांसफर था, कितने प्रकार का था? एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक शून्य था। 3 ही था, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, यही कहता है। फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। भाई जुकाम बहुत तेज हो गया आज तो, पता नहीं कैसे। थोड़ा गर्म पानी देना, गर्म पानी। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा, एक शिक्षक ने छात्रों को सिखाया क्या? गर्ल, गर्ल, गर्ल का बहुवचन क्या बताया? गर्ल्स बताया, गर्ल्स बताया। बट उसके बाद अब बच्चों ने सीख लिया था गर्ल का गर्ल्स होता है, तो पूछा उन्होंने कि वुमन का क्या होगा, विमन का बहुवचन क्या होगा। अब बच्चों ने क्या बताया, विमन का, जैसे गर्ल का गर्ल्स था तो विमन का क्या हो जाएगा? विमेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विमेंस हो जाएगा, विमेंस। पलटाव कैसे होगा भाई यहाँ पे? समझिए, देखिए देखिए देखिए, अब यहाँ पे मैंने इसीलिए कहा था कि समझने वाला क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। समझने वाला क्यों है? क्योंकि यहाँ से आप अगर डिफरेंस नहीं कर पाए ना कि भाई गर्ल का गर्ल्स तो होता है, ये तो सत्य है, गर्ल का गर्ल्स होता है, बट विमन का जो होता है ना, विमन, विमन जिसको विमन पढ़ते हैं आप वुमेन लोग, होता है, वुमेन, विमन, वुमेन इसका होता जो है। प्लूरल वर्ड होता है वो होता है विमेन होता है। क्या होता है? विमेन। एक ही जगह ई हो जाता है, एस नहीं लगता है, एक ही जगह ई हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? एक ही जगह ई हो जाता है, ठीक है ना। अब बताइए, ये सत्य है या फिर ये, मतलब कहा जाए कि ये सत्य है या फिर ये सत्य है? ये तो गलत हो गया, इस हिसाब से ये हो गया गलत। अब गलत हुआ, अब गलत हो गया है
तो यहाँ पे आपको यही बताना था, सकारात्मक, नकारात्मक या फिर शून्य। आप समझिएगा इस बात को भाई। लर्निंग में यही था, जो लर्निंग ट्रांसफर था उसमें यही था कि अगर किसी चीज को सिखाया जाता है, बच्चा सीख जाता है, ठीक है ना, या फिर कहा जाए कि उसी से वो चीजों को आगे और भी कर सकता है, तो वो सकारात्मक होगा। मतलब कहा जाए कि पूर्व ज्ञान से आगे जो नया ज्ञान बना रहा है वो, अगर उसको सहायता मिलता है तब तो सकारात्मक है। समझ रहे कि नहीं? मतलब जो पूर्व ज्ञान था उसी ज्ञान से आगे किसी चीज को सीख जा रहा है, उसको सहायता मिल रहा है, सकारात्मक है। और नहीं सीख पा रहा है तो नकारात्मक है। तो भाई यहाँ तो सीख रहा था वो, गर्ल्स का गर्ल्स था, बट यहाँ पे गलती हो गई। तो यहाँ पे तो भाई सीख नहीं पाया, क्योंकि उसने पढ़ा था गर्ल का गर्ल्स होता है, बट यहाँ पे उसने गलती कर दी, वुमेन का विमेंस। पढ़ तो वही रहा था सही। अब ऐसा तो था ना कि भाई प्लूरल वर्ड टीचर ने सिखाया होगा, भाई सीख जाता तो सकारात्मक कहलाता। अब सीख नहीं पाया वो, वुमेन का उसने बताया विमेन, तो भाई ये तो गलत हो गया, जो कि नकारात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नकारात्मक। कि मतलब किसी चीज को आप पढ़ के आगे उसका यूटिलाइज कहीं कर रहे हो, तो भाई वो क्या हो जाएगा? सकारात्मक होता। अगर हेल्पफुल नहीं था तो वो नकारात्मक हो गया। तो यहाँ तो नकारात्मक हुआ कि नहीं हुआ? और सकारात्मक क्या होता है? आप सीखो कुछ भी, उसका कोई यूज हो ना हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, तो वो नकार शून्य हो जाता है। शून्य का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। बट इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया? नकारात्मक हो गया। क्लियर है कि नहीं? बताइए, किसी कंफ्यूजन हो तो पूछिए, किसी कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में हो तो। क्लियर है? चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अब विकास के सिद्धांत आपने पढ़े हैं तो आप इसको आंसर कर सकते हो भाई। अगर विकास का सिद्धांत आपको नहीं पता है, जल्दी बताइए क्या होगा? पता नहीं। क्या होगा आंसर भाई इसका? हाँ, थर्ड फोर्थ सेकेंड, अभी तक सब भाई मिले जुले आंसर कर रहे हो आप लोग। देखिए, विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा गया है, विकास के सिद्धांत नहीं है। अब विकास के सिद्धांत के बारे में बात करें भाई, तो विकास का सिद्धांत कौन कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। अंतर संबंध का सिद्धांत, ये बिल्कुल सत्य है, ये सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत ये आपके कहलाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अंतर संबंध का सिद्धांत क्या है? ये आपका उसमें है। उसके बाद बात करते हैं भाई, नेक्स्ट आपका भिन्नता का सिद्धांत। तो भिन्नता का सिद्धांत दिया गया है, ठीक है ना, भिन्नता का सिद्धांत भी दिया गया है। अलगाव का सिद्धांत या दिशा का सिद्धांत, जो कि अलगाव का सिद्धांत नहीं है, जो कि आपका राइट आंसर है। थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अलगाव का सिद्धांत नहीं दिया गया, विकास के सिद्धांत में अलगाव का सिद्धांत कोई भी नहीं है, ठीक है ना। दिशा का सिद्धांत बिल्कुल है भाई, विकास के सिद्धांत में दिशा का सिद्धांत भी होता है। बताया ना कि जो कहा जाए कि दिशा का सिद्धांत कैसे, जो पैर से सिर तक होता ना,
जो विकास होता है पैर से सिर तक होता है, ठीक है। तो ये भी आपका दिया गया है। भिन्नता का सिद्धांत दिया है। भिन्नता का सिद्धांत क्या होता है कि मतलब जो विकास होता है हर एक बच्चों में, हर एक लोगों में भिन्न होता है। अंतर संबंध का सिद्धांत कि मतलब क्या होता है, सभी में कुछ ना कुछ अंतर होता है, तो ये भी दिया गया है। अलगाव का सिद्धांत कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो ये राइट आंसर आपका यही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं, उनकी उस स्थिति में फिर से होने की अधिक संभावना होती है। अधिगम का यह नियम किसके द्वारा दिया गया था भाई। अब क्वेश्चन तो देखिए थोड़ा सा इन्होंने घुमाया है, घुमाया है। पकड़ना आपको, थोड़ा सा पकड़िए बस। कोई एक वर्ड पकड़ लोगे ना तुरंत आप समझ जाओगे कि भाई राइट आंसर इसका क्या होने वाला है। बी सेकंड बॉल बना। इसका राइट आंसर क्या है, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक जो था उसने क्या दो नियम दिए, एक तो मुख्य नियम, एक गौड़ नियम। 3 नियम दिए थे मुख्य नियम में, जिसमें आपका तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और तीसरा क्या था, प्रभाव का नियम। अब यहीं से आप थोड़ा समझ लेते हैं। वह प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। प्रभाव उत्पन्न करना, तो यहीं से थोड़ा सा आपको समझना था बस। और उनकी इस स्थिति में फिर से अधिक होने की संभावना, अधिगम का क्या नियम था, तो ये प्रभाव का नियम, ठीक है ना। जो मुख्य नियम में प्रभाव का नियम था वही नियम है, और किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है ना। किसने दिया, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया जरूर है, बट थोड़ा समझ लेंगे तो आप आराम से कर सकते हो इसको। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा और भी अगर समझोगे भाई, तो क्या दिया गया है, प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं, उनकी उस स्थिति में फिर से होने की अधिक संभावना होती है। अधिक होने की संभावना मतलब पॉजिटिव और निगेटिव। जो प्रभाव का नियम था वही तो पुरस्कृत और दंड का नियम था, कि मतलब अगर आप पास हो जाओगे तो पुरस्कृत किया जाओगे। तो क्या होता है कि बच्चा क्या होता है कि उस पर और भी ज्यादा फोकस करने लगता है, तो क्या होता है, संभावना बढ़ जाती है। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, चलिए ये क्वेश्चन अभी कल ही परसों पूछा था मैंने शायद। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। चलिए आंसर करिए। सेकंड बेबी बावने भाई, समूह कारक सिद्धांत के बारे में बात हो रही है। क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इसका सही आंसर हो जाएगा, बुद्धि का समूह कारक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। मोहन का व्यक्तित्व और बुद्धि लब्धि सोहन से भिन्न है, इन अंतरों को क्या कहा जाता है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसके पहले भी मैंने इस क्वेश्चन करवाया था आई थिंक। क्या होगा इसका राइट आंसर, मोहन का व्यक्तित्व बुद्धि लब्धि सोहन से भिन्न है। फर्स्ट अंतर व्यक्तिक भिन्नताएं, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा भाई, अंतर व्यक्तिक, अंतर व्यक्तिगत। भाई यही तो पूछ रहा, मोहन की व्यक्तित्व और बुद्धि लब्धि सोहन से भिन्न है, तो दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है, तो अंतर व्यक्तिगत हो जाएगा कि नहीं, कि भाई दोनों क्या है, दोनों व्यक्तिगत रूप से दोनों में भिन्नता है, दोनों में क्या है, अंतर है। तो राइट क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरा व्यक्तिगत भाई, अंतरा व्यक्तिगत के बारे में तो बताया था मैंने भाई, क्या होता है अंतरा व्यक्तिगत, जिसके बारे में मैंने नेताओं को बताया था, जो पत्रकार होते हैं, कि लोग मतलब कहा जाए आपकी अंतर की भावनाओं को समझ जाते हैं, वो होते हैं अंतरा व्यक्तिगत, या फिर उसको इंटरपर्सनल बोला जाता है,
वो चीज अलग है, ठीक है ना, उसको इंटरपर्सनल बोला जाता है। वो अंतरत व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। एक इंटरा था, एक इंटर था। इंटरा जो कि जिसको क्या आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरापर्सनल, ठीक है ना। और इंटरपर्सनल क्या होते हैं, जो नेता होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये सब क्या होते हैं, अंतरा व्यक्तिगत, या फिर कहा जाए इंटरपर्सनल होते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे अंतर व्यक्तिगत, अंतर की बात हो रही है, और अंतर यहाँ पे भी है भाई, ये अंतरा है, दोनों को समझिएगा, ठीक है ना। बच्चों में सृजनात्मक विकास, बच्चों में सृजनात्मक विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है? बच्चों में सृजनात्मक विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या फिर नैतिक? सृजनात्मक विकास, भाई सृजनात्मक का मतलब क्या होता है? सृजनात्मक मतलब हो जाएगा आपको, क्या कह सकते हैं, को समझा जाए इंटेलिजेंस, ठीक है ना, या फिर कहा जाए कि क्या कह सकते हैं, सृजनात्मक, अगर इंग्लिश में कहा जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड हो जाता है ये। तो याद रखिए सृजनात्मक जो होता है ना, मतलब कहा जाए कि किसी पे विचार करना, थिंकिंग करना, सोचना, विचारना, ये सब किसमें आएगा समझिए? फिजिकल में तो आएगा नहीं भाई, सोचना विचारना आएगा। सृजनात्मक सृजन करना मतलब उसके बारे में अध्ययन करना, या उसके बारे में सोचना, थिंकिंग करना, तो वह क्या आएगा? शरीर में नहीं आएगा। सामाजिक में आएगा? नहीं आएगा भाई। नैतिक में भी नहीं आएगा। बुद्धि, मानसिक, भाई सोचना समझना ये सब किसमें आता है? बुद्धि। अगर मानसिक या फिर बुद्धि की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा भाई, मानसिक दे, बुद्धि दे, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना जी। किस प्रकार के अक्षम बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? किस डिसेबिलिटी, मतलब कौन सा ऐसा डिसेबल पर्सन होगा जिसके लिए सांकेतिक भाषा का यूज किया जाता है? श्रवणक्षम, श्रवणक्षम का मतलब होता है हियरिंग डिसेबिलिटीज, ठीक है ना, हियरिंग, विजिबल डिसेबिलिटीज, ठीक है ना। यहाँ पे लैंग्वेज हो गया गत्यात्मक, गत्यात्मक का मतलब क्या होता है थोड़ा सा भाई। वैसे अगर बात करें सांकेतिक भाषा का, जो सांकेतिक भाषा का यूज कौन करता है? ये जो कान से नहीं सुन पाता भाई, जो कान से नहीं सुन पाता है उसी के लिए भाई हम करेंगे ना यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो कान से करे भाई, अरे जो, हाँ सही है, श्रवण मतलब होता है भाई, ठीक है ना। तो जो कान से ना सुन पाए वही क्या होगा? फर्स्ट, फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। बुद्धि के बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अभी कुछ देर पहले ही बात की थी हमने, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांतों के बारे में हमने बात की थी भाई। और क्या हो गया ये चल रहा, चलिए क्या होगा राइट आंसर इसका? हाँ डी, फोर्थ 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 अभी का आंसर होगा। क्या हो जाएगा? गिलफोर्ड आ जाएगा। क्या हो जाएगा? गिलफोर्ड, ठीक है ना। 3 आयाम दिए थे भाई, ठीक है ना, गिलफोर्ड ने बुद्धि के 3 आयाम दिए थे, और इसी को त्रिआयामी सिद्धांत भी कहा सर गया। जी सर, बच्चों को रिकॉर्डिंग द्वारा पढ़ाया जाए कौन सा होगा सर? मतलब जैसे मान लीजिए बच्चे को कोई कोई चीज रिकॉर्ड करके पढ़ाया जाए या सुनाया जाए। रिकॉर्ड करके क्या कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा कुछ। ये मतलब कोई बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, ये टेप रिकॉर्डर करके उसको पढ़ाया जाए, कौन सा लिपि, कौन सा? सुना के पढ़ाया जाता है ना अंधे, जी सर जी। अंधे व्यक्ति को। जी सर जी। अच्छा, मतलब ब्लाइंड पर्सन को। जी सर। अब लेते हैं, देखिए वो भी क्वेश्चन है, भी देते हैं, बात करते हैं उस पर भी, ठीक है ना। हर क्वेश्चन को लिया गया, इसीलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 60-65 क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि आज 20 ही क्वेश्चन हो पाए। तो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितना पढ़ाया गया, उन्हीं से क्वेश्चन है, बाहर कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ज्यादा क्वेश्चनों पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तभी क्वेश्चन है, तभी पे बात करेंगे अभी, ठीक है ना। डिस्कस करने पर स्पष्ट हो जाता है सर, बात यही है।
नहीं तो क्वेश्चन मैंने लिया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन लिए हैं उस पर बात करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। ठीक अब जो क्वेश्चन लिया था उसमें जैसे अभी बात हो रही है वृद्धि और विकास के वृद्धि और विकास किसके उत्पाद हैं? वृद्धि और उत्पाद किसके वृद्धि और विकास किसके उत्पाद हैं? अनुवांशिकता, पर्यावरण, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों। सही। भाई ये तो सभी को पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर भाई, अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों। विकास की जब भी बात आती है अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों हमेशा आएगा, ठीक है। चलिए, डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया एक प्रकार है, चलिए बताइए भाई। अब देखिए इसमें थोड़ा सा अक्षर जो सही। अक्षमता के बारे में शायद मैंने पढ़ाया भी था, अक्षमता, जो अक्षमता थी उसके बारे में नहीं बताया गया था भाई। तो कुछ चीजें हैं उसके बारे में समझ लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जा रहा है। डी, संतोष जी ने सेकंड बताया। डिस्ग्राफिया, ठीक है ना। अगर डिस्ग्राफिया की बात करते हैं तो भाई चलन अक्षमता, दृष्टि दोष का, मानसिक या फिर अधिगम अक्षमता। डी, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? अगर डिस्ग्राफिया की बात करते हैं तो डिस्ग्राफिया जो है वो अधिगम अक्षमता है, ठीक है ना। अधिगम अक्षमता जो लर्निंग का एक अक्षमता या फिर कहा जाएगी डिसेबिलिटी, ठीक है ना, सक्षम ना हो, भाई क्या होता है? अक्षमता कहलाती है। अक्षम, सक्षम और अक्षम। सक्षम हो तो भाई सीख ही जाओगे, अक्षमता का मतलब आप नहीं सीखने में कोई ना कोई कठिनाई है आपको। डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता को दर्शाता है, ठीक है ना। डिस्ग्राफिया जो है अधिगम अक्षमता को समझाता है। और कभी कभी याद रखिएगा जो ये होता है लिखाई से संबंधित है, ठीक है। लिखने में दिक्कत होती है बच्चों को, लिखाई से संबंधित है। किससे संबंधित है? लिखाई से संबंधित है, ठीक है ना। अब लिखाई से संबंधित है तो उसका मतलब क्या है? पढ़ना, लिखना, देखना, सुनना, ये सब किसमें आ जाएगा भाई? अधिगम अक्षमता में ही आएगा, ठीक है ना। अभी तो यहाँ पे अधिगम अक्षमता लिखा हुआ है, कभी कभी यही दे देगा लिखाई से संबंधित है, पढ़ाई से, ठीक है ना, कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा। बट यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिखाई से संबंधित है, ठीक है ना। किससे संबंधित है? लिखाई से संबंधित है, ठीक है। हाँ, ग्राफ रिलेटेड, वही ग्राफ रिलेटेड मतलब लिखना बनाना वही चीज है। जैसा कि नाम से ही संबंधित भाई डिस्ग्राफिया। अब डिस्ग्राफिया का मतलब भाई कहीं ना कहीं ग्राफ वर्ड आ रहा ना, तो आप लिखोगे बनाओगे तो वही चीजें हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम अक्षमता हो जाएगी। निम्नलिखित में से शेपिंग, शेपिंग की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? शेपिंग संकल्पना किसके द्वारा? थॉर्नडाइक, पावलोव या फिर स्किनर? क्या हो जाएगा? थर्ड, बहुत बढ़िया, किसने दिया था? स्किनर। शेपिंग की बात करते हैं, शेपिंग या फिर संगठन की बात करते हैं तो वो कौन हो जाएगा? स्किनर हो जाएगा, ठीक है ना। किसने दिया था? स्किनर। और जिसी को क्या बोलते हैं भाई? स्किनर के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था जिसको क्या बोला जाते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नियम, ठीक है ना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नियम दिया था स्किनर ने, ठीक है ना। किसने दिया था? स्किनर ने। और उसी को ही शेपिंग या फिर संगठना कहा जाता है। शेपिंग या फिर संगठन, ठीक है, संगठन, शेपिंग संगठन वही चीज है, ठीक है ना। और वही क्या है? क्रिया प्रसूत का नियम, ठीक है ना। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। तो इतना ध्यान रहे भाई, ये शेपिंग वर्ड याद रहे। शेपिंग या फिर कहीं कहीं संगठन भी देगा, क्या देगा? संगठन, ठीक है ना। तो याद रहे ये किसने दिया था? स्किनर के द्वारा दिया गया था। चलिए, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञात्मक, ये संज्ञात्मक है, संज्ञात्मक विकास है, ठीक है ना। यहाँ पे संज्ञानालक लिखा है, ये संज्ञानात्मक है। क्या है? संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नई स्कीमा का निर्माण करते हैं। अब देखिए स्कीमा के बारे में बताया था कल भाई। स्कीमा का जो स्कीमा वर्ड है वो किसने दिया? पियाजे ने दिया। अब स्कीमा का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्टोर करना, दिमाग में किसी चीज को स्टोर कर लेना, वही क्या होता है? स्कीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कीमा, ठीक है ना। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन,
जो माइंड में उन्होंने स्टोर किया है उसमें संशोधन या फिर नए स्कीमा का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या कहलाते हैं? आत्मसातकरण, समायोजन, आंतरिककरण या फिर अनुबंधन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पियाजे ने दिया था, बट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई एक आत्मसातकरण भी बताया था आपको, एक आपको समायोजन भी बताया गया है, ठीक है ना, और संतुलन, 3 चीजें बताई थी कल। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेकंड जी, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, अर्पित जी ने बताया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? समायोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समायोजन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? समायोजन। समायोजन में क्या होता है? समायोजन में भाई पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना, ठीक है ना, जो पूर्व ज्ञान है। और यहाँ पे क्या दिया क्या गया है कि बच्चे अपनी स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, संशोधन या फिर नए स्कीमा का निर्माण करते हैं। मतलब कहा जाए कि जो उनके दिमाग में है पहले से, उसमें कुछ ना कुछ फेर बदलाव करें और नए स्कीमा बना लें। समझ रहे हैं? जैसे बताया था ना, एक बच्चा था, उसने 4 पैरों वाला कुत्ता देखा, 4 पैरों वाला कुत्ता, एक ब्लैक कुत्ता देखा 4 पैरों वाला, तो उसके दिमाग में ये छपा कि 4 पैरों वाला काला जो होता है वो कुत्ता होता है, भाव भाव करता है। ये उसके स्कीमा में स्टोर हो गया। फिर उसने देखा 4 पैरों वाला सफेद कुत्ता, वो भी भाव भाव करता है, तो उसको ये समझ में आया, पहले इसके दिमाग में ब्लैक था और 4 पैरों वाला था, भाव भाव कर रहा था। जब व्हाइट दिखा, भाई उसमें क्या हुआ? ब्लैक की जगह व्हाइट हो गया। इतना तो स्टोर था, बस ब्लैक की जगह उसने व्हाइट को बदल दिया, वही किया ना, संशोधन किया, ब्लैक को व्हाइट कर दिया और नए स्कीमा का निर्माण कर दिया। तो उसी को क्या बोला गया? समायोजन कहा गया। उसी को क्या बोला गया? समायोजन, या फिर उसी को बोला जाएगा एकोमोडेशन। क्या बोला गया? एकोमोडेशन या फिर समायोजन, ठीक है ना। आत्मसातकरण के बारे में बताया था भाई। आत्मसातकरण क्या होता है? आत्मसातकरण के बारे में बात कहे तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, जो पुराना ज्ञान उसके दिमाग में बसा है उसको नए ज्ञान में बना देना, वही क्या है? आपका आत्मसातकरण। भाई इतना ही ध्यान रखना है कि पूर्व ज्ञान से नया ज्ञान, पूर्व से नया ज्ञान बना तो आत्मसातकरण हुआ, और जो उसके दिमाग में पहले से स्टोर था उसमें संशोधन करके नया बनाना। जब संशोधन की बात आए तो समायोजन हो जाएगा, और पूर्व से नया हो जाएगा तो वो आत्मसातकरण, ठीक है ना। बट यहाँ संशोधन की बात हो रही है, तो संशोधन की बात हो रही है तो इसका मतलब इसका राइट आंसर समायोजन या फिर उसी को एकोमोडेशन कहा जाता है, ठीक है। हाँ, चलिए। यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो यह अधिगम का स्थानांतरण होगा। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसी तरीके से पिछला लिया था, सेम वही क्वेश्चन ये भी है। थर्ड डी, सेकंड। क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे भी गलतियां कर रहे हो तो फिर गलत बात है भाई। अभी भी बी सी में कंफ्यूज है लोग। बी सही है, बी। भाई क्या हो रहा है? यदि पहले सीखे गए कार्य नए सीखे जाए कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का क्या होगा? स्थानांतरण। सकारात्मक में क्या था? अभी हमने क्या कहा था? गर्ल का गर्ल से बना था तो वो सीख गया था, गर्ल से बना है। पर उसने जब वुमेन से विमेन से बनाया तो गलत हो गया। मतलब जो पढ़ा था तो उसमें कहीं ना कहीं बाधा आई उसको, तो बाधा आई तो क्या हो जाएगा? नकारात्मक हो गया। और जब वो पढ़ लिया तो सकारात्मक था। जब कोई बाधा आए ना आए वो क्या था? शून्य। शून्य का मतलब कुछ भी नहीं, एकदम न्यूट्रल, ठीक है ना, न्यूट्रल। बट यहाँ पे क्या हो गया? बाधा आ रही है। बाधा आने का मतलब क्या हो जाएगा? बाधा आने का मतलब है भाई कि वो नेगेटिव चीजें बता रहा है, ठीक है ना, उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो पढ़ नहीं पा रहा अभी। जी, सेकंड होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर सेकंड होगा। भाई नकारात्मक क्या मतलब क्या था? हमने यही तो बताया। जब मैंने अभी कुछ देर पहले वुमन का जब उसने वुमेन्स किया था, वुमेन्स, तो ये तो गलत था। बट उसने गर्ल का गर्ल्स तो सही पढ़ा था ना, उसको पढ़ाया गया था। और पूर्व ज्ञान से नया ज्ञान में अगर उसको बाधा हो रही तो भाई क्या नेगेटिव चीज आ रही है, और जब पढ़ ऐसा लेता हो तो रहा वो सकारात्मक होता। है, ऐसा ठीक है भी ना? हो सकता है कोई। इस- सर ऐसा भी हो सकता है कोई लड़का क्रिकेट खेल रहा है, उसको फुटबॉल खिलाया जाए तो उसका भी विकास नहीं हो पाएगा, ये भी हो सकता है।
हाँ वो तो देखिए प्रैक्टिकली आज देखा जाए तो बहुत कुछ है भाई, कि अगर आप साइकिल चलाना जानते हो, आपको बाइक चलाने में आसानी हो जाएगी क्योंकि आप साइकिल चलाए हुए हो। जी ठीक है, अगर आप 4 व्हीलर चलाए हुए हो तो आपको कहीं ना कहीं ट्रैक्टर चलाने में, ट्रक चलाने में, उससे बड़ी गाड़ी चलाने में थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि आपको पता है गियर कैसे लगता है, आपको पता है कि स्टेयरिंग कैसे चलाई जाती है। तो भाई वो क्या है, सकारात्मक है। ठीक है, बट अगर आपको भाई आप साइकिल चलाते हो, आपको दे दिया जाए एरोप्लेन चलाना, तो क्या आप चला पाओगे? साइकिल चलाने के दिया चलाना जानते हो तो आप 4 व्हीलर चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रकृति जिसमें वह किसी परिस्थिति में सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं को उपेक्षा करता है, इसे पियाजे ने क्या कहा? आसान सा क्वेश्चन है भाई, गलत तो नहीं होना चाहिए भाई। एक ही चीज पे फोकस करना, सेंट्रलाइज हो जाना एक ही चीज पे, क्या कहलाएगा? एक चीज पे फोकस करना क्या होगा भाई? अभी तक आंसर नहीं आ रहा किसी का। थर्ड बता रहे हैं, डी। बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या होगा भाई? केंद्रीकरण, मतलब एक ही चीज पे केंद्रित तो हो जाना। अभी मैंने इसका एग्जांपल भी आपको बताया था भाई, कि केंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ, कि किसी बच्चे को अगर मोबाइल दे दिया जाए, अगर उसको पता है कि यूट्यूब चलाना हमें आता है ना, तो खाली यूट्यूब ही देखेगा, यूट्यूब खोलेगा। अगर उसको कार्टून चलाना है तो वो कार्टून ही चलाएगा, उसे इतने सारे एप्लीकेशन है मोबाइल में, उससे कुछ मतलब नहीं है। कैमरा चलाना है तो कैमरा ही चलाएगा। ठीक है ना, एक चीज पे सेंट्रलाइज हो जाना, उसी को क्या बोला गया था, केंद्रीकरण। वो और कुछ नहीं जानता, एक ही चीज पे केंद्रित है वो। ठीक है ना, तो वही क्या है, केंद्रीकरण हो जाता है, सेंट्रलाइज होना। ठीक है ना, एक ही चीज के बारे में सोचना, वो क्या है, केंद्रीकरण है। ठीक है, क्रमबद्धता तो बताया, क्रमबद्धता का मतलब क्या बताया था, कि किसी चीज को क्रम से सीक्वेंस में ना रखना, वो क्या है, क्रमबद्धता कहलाता है। अनुकूलन का मतलब उसमें ढल जाना, अडॉप्शन। ठीक है ना, अडॉप्शन मतलब क्या होता है, ढल जाना किसी चीज में। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, एसटेट की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें ढले हुए हो, उसी के अनुकूल में आ गए हो। ठीक है ना, केंद्रीकरण का मतलब क्या है, कि मतलब आखिर आपको लगता है हमें एस्टेट की तैयारी करना है, तो आप एस्टेट को ही देखोगे और किसी चीज को नहीं देखोगे, एकदम भूल जाओगे सब कुछ। तो वही क्या है, केंद्रीकरण है। ठीक है, क्या है, केंद्रीकरण। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था के दौरान वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है? वर्ग समूहन की योग्यता का विकास, वर्ग समूह किसमें होगा? वर्ग समूह का विकास किसमें हो जाएगा? संवेदी कामक अवस्था के दौरान, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। डी। अब थोड़ा सा अगर हम कहें वर्ग समूहन की बात करें, वर्ग समूह, तो वर्ग समूह का बात अगर जब होती है तो भाई आप किस स्टेज में देखते हो? अगर आप विकास में ही देखोगे तो विकास में कौन से एज पे जाओगे, जो वर्ग बनना, समूह बनना स्टार्ट हो जाता है? बच्चों में जो समूह बनता है वो कौन से स्टेज में बनता है? क्या होगा भाई इसका? डी बता रहा सभी। देखिए समझिए इस बात को, अगर संवेदी कामक की बात करते हैं भाई, 0 से 2 साल वाले बच्चे जो होते हैं संवेदी कामक, जो एक तरीके से अपनी इंद्रियों से ही ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, देखते हैं बस। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक मतलब कहा जाए कि प्री ऑपरेशनल। ठीक है ना, या फिर कहे कि जो आपके बच्चे 2 से 7 साल के होते हैं, ठीक है ना, वो किसमें आते हैं, पूर्व संक्रियात्मक में आते हैं। और यही वर्ग होता है, इसी में क्या होते हैं, बच्चे वर्ग बनाना शुरू कर देते हैं, जो समूह बनाना शुरू होता है इसी में होता है। वो क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है ना, जो आपका पूर्व संक्रियात्मक
इसी के दौरान क्या होता है, वर्ग समूह की योग्यता का विकास होता है। तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, दृष्टि से हट जाने के बाद मस्तिष्क से हट जाना निम्न में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है? दृष्टि से हट जाने के बाद मस्तिष्क से हट जाना, किसी बच्चे को किसी चीज को दिखाओ तो वह तब तक सामने उसके रहेगा जब तक है, जैसे हटाओगे उसके दिमाग से भी वो हट जाएगा। ठीक है ना, बच्चे को देखोगे भाई, अगर गुब्बारा दिखाओगे तो गुब्बारा सामने रहेगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब पकड़ने की कोशिश करेगा। जैसे हटाओगे दूसरा कुछ दिखाओगे फिर दूसरा आ जाएगा उनके सामने। तो कौन सी क्रिया होती है? पहला सही है, पहला। फर्स्ट, बहुत बढ़िया। पूर्व संवेदी गामक, ठीक है ना, पूर्व संवेदी गामक जो इंद्रियों का यूज करते हैं, ठीक है ना, देखते हैं, स्पर्श करते हैं, सुनते हैं, बस उतना ही ध्यान है, ठीक है ना, ऑब्जर्व करते हैं बस। तो क्या हो जाएगा, पूर्व संवेदी गामक। ठीक है ना, तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार है ये। कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है? ठीक है ना, जो बच्चों में लिंग का निर्धारण होता है वो कौन सी ईयर में होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या होगा? याद रखिएगा भाई, 4 वर्ष। ठीक है ना, 4 वर्ष से में 4 वर्ष तक जब बच्चे होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है, लिंग का निर्धारण या फिर लिंग पहचान स्थापित हो जाती है। ठीक है ना, वहां से धीरे धीरे जो मेल और फीमेल जो गर्ल्स बॉयज होते हैं उनमें क्या होता है, लिंग पहचान स्थापित हो जाता है। वो कौन सा ईयर होता है, 4 साल में हो जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ये तो फिक्स चीजें, इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, पूछा ज्यादा क्वेश्चन है तो ये सब दिमाग में रहे इतना। ठीक है, चलिए, 3 वर्ष की आयु में बालक लगभग कितने शब्द सीख लेता है? अब देखिए, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 साल के जो बालक होते हैं वो लगभग कितने शब्द सीख लेता है? तो याद रखिएगा, लगभग कितने हो जाएंगे, 1000 वर्ड। ठीक है ना, कितने, 1000 शब्द सीख लेता है। क्लियर है? तो ये सब याद कर लीजिएगा, यहाँ से तो कुछ समझाने लायक है नहीं। ठीक है, इस सब को थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। अगर 4 साल का पूछे तो लगभग 1200 वर्ड होता है। ठीक है ना, 1200 वर्ड। डिसलेक्सिया संबंधित है, डिसलेक्सिया, ये भी याद रखिएगा भाई, डिसलेक्सिया क्या होता है? अभी डिस्ग्राफिया के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है ना, अभी डिस्ग्राफिया के बारे में, और हमने क्या किया भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, डिसलेक्सिया। Incoming call from Dheeraj identified by Truecaller. बी सेकंड। देखिए, पहला कहता है मानसिक विकास, पठन विकार से, व्यवहारगत विकार या फिर गणितीय विकार। बी सेकंड। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पठन विकार। ठीक है ना, पठन, पढ़ने में दिक्कत आती है। जब भी डिसलेक्सिया की बात करेंगे, डिसलेक्सिया की जब भी बात होती है तो क्या हो जाएगा, पढ़ने से संबंधित कठिनाई। ठीक है ना, पढ़ने से संबंधित कठिनाई, वो क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक है ना, और एक पूछा गया है डिसकैलकुलिया। ठीक है ना, डिसकैलकुलिया, अब कैलकुलिया से समझ में आ जाए कि कैलकुलेट, और कैलकुलेशन किसमें होता है, गणित में होता है। ठीक है ना, डिसकैलकुलिया की बात आएगा तो गणित से संबंधित हो जाएगा। ठीक है ना, डिसकैलकुलिया समझ आएगा तो वो क्या हो जाएगा, मैथ से संबंधित हो जाता है। ठीक है ना, किससे हो जाएगा, मैथ से या फिर गणित से संबंधित हो जाएगा। चलिए, किसने मानसिक आयु शब्द से सबसे पहले परिचित कराया? Dheeraj identified by Truecaller. किसने मानसिक आयु शब्द से सबसे पहले परिचित कराया? कौन था वो? अल्फ्रेड बीने, थर्स्टन, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड। जी, पहला किसने सही दिया है। था? अल्फ्रेड बीने था, अल्फ्रेड बीने। ठीक है ना, जो बीने था इसने मानसिक आयु शब्द से सबसे पहले परिचित कराया था। सबसे पहले उसने मानसिक आयु की बात की थी। ठीक है ना, किसने किया था? अल्फ्रेड बीने ने किया था। चलिए, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सही नहीं है? अभी हमने बात की थी भाई, जो वृद्धि और विकास होता है वो किस किस तरीके से होता है।
कौन सा सही नहीं होगा? दूसरा पैर से सही सिर, हम्म, दूसरा निकट सही से है। दूर या सिर से पैर? दूसरा सही है सर। कौन सा होगा जल्दी? कौन सा? दूसरा सही है, दूसरा। दूसरा। और बताइए। संतोष जी ने फर्स्ट बताया, आरती जी ने सेकंड बताया। अच्छा, टाइम हो गया क्या? थर्ड। भाई सिर से पैर से हो तो देखिए, सिर से पैर भाई होता है, ठीक है। सिर से पैर जो होता है वो क्या होता है, जो विकास होती है वो सिर से पैर होता ही होता है, ये फिक्स है, ठीक है ना। अगर बात करें भाई निकट से दूर, निकट से दूर ये भी होता है, बट पैर से सिर कोई भी नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पैर से सिर कोई भी वृद्धि नहीं होती है, ठीक है ना। पैर से सिर तक कोई वृद्धि नहीं होती है, ठीक है ना। जब भी हम सिर से पैर की तरफ के विकास की बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कैफ्लो क्लाउडल, ठीक है ना। कैफ्लो क्लाउडल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कैफ्लो क्लाउडल, जिसको बोलते हैं भाई मस्का सही धुमुख, है, उसको समझ नहीं होता है, क्या सही बोलते हैं, मस्का सही। धोमुखी, मस्का धोमुखी, या फिर कहें हम लोग इंग्लिश में, थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है ये कि पैर से सिर से पैर जो होता है, पैर से सिर, जो पैर से सिर डेवलपमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं कैफ्लो काउडल, ठीक है ना। कैफ्लो काउडल बोला जाता है किसको? सिर से पैर, सिर से पैर की जब भी बात करेंगे तो कैफ्लो काउडल बोला जाता है। अब जो निकट से दूर होता है, निकट से दूर वालों को बोलते हैं प्रॉक्सी मॉडिस्टल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी, प्रॉक्सी मॉडिस्टल, मॉडिस्टल, ठीक है ना। प्रॉक्सी मॉडिस्टल जब निकट से दूर, और ये सिर से पैर है, ठीक है ना। और वंशानुक्रम और वातावरण ये तो होता ही होता है, ठीक है। बट यही नहीं आपका है, ये गलत है आपका। पैर से सिर्फ विकास नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक बाल्यकाल का आयु समूह काल क्या होता है? आरंभिक, या फिर कहा जाए कि क्या बोलते हैं, अर्लियर चाइल्डहुड। शेषवावस्था क्या होगा होता है पहला समूह। पहला? जी सर। जीरो से दो, जीरो से दो तो भाई शैशवावस्था होता है ना। जीरो से दो शैशवावस्था होता है, जन्म से 2 साल। आरंभिक या फिर अर्ली चाइल्डहुड जिसको बोलते हैं, पूर्व बाल्यकाल, सेकंड, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होता है वो होता है भाई 2 से 6 साल, ठीक है ना। 2 से 6 साल होता है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, 2 से 6 साल होता है, इस चीज का ध्यान रहे भाई। 2 से 6 साल अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होता है, इस चीज का ध्यान रहे, ठीक है ना। एक तो शैशवावस्था है, 2 साल तक होती है, और एक होता है आपका प्री प्री नेटल स्टेज, जो 0 से 2 साल होते हैं, जो प्री नेटल स्टेज जिसको शैशवावस्था कहते हैं, तो प्रसव पूर्व, ठीक है ना। प्रसव पूर्व बोला जाता है जिसको, प्री नेटल स्टेज। चलिए अहम केंद्रिता का गुण जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था दिखाई पड़ता है? अब अहम केंद्रिता की बात हो गई है, अब इस चीज को समझ लीजिए। मैंने कई चीजें बारे बताई थी जिसमें केंद्रीकरण भी था, अहम केंद्रिता भी था, कहा जाए कि आप पलटावी भी था, उसी में क्रमबद्धता भी था, सब कुछ एक ही चीज में था। दिखाई पड़ता है मतलब वहां शुरुआत होता है, तो किसमें होता है? संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त, या फिर औपचारिक? चलिए जल्दी बताइए, इसका आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए आई थिंक। फोर्थ, औपचारिक अवस्था। देखिए अहम केंद्रिता का मतलब क्या हुआ भाई?
अहम केंद्रिता मतलब, मैंने कल एक चीज आपको ये बताई, अहम केंद्रिता का मतलब क्या, बच्चों को जो अच्छा लगता है बस उनको लगता है हमें आइसक्रीम खाना है, चाहे घर वाले जितना भी मना करेंगे, तबीयत खराब हो जाए या फिर सर्दी जुकाम हो जाएगा, उनको नहीं समझ में आता। वो खाली अड़िग रहते हैं, हमें आइसक्रीम चाहिए तो खाना है, चॉकलेट चाहिए, खाना ही खाना है, चाहे घर वाले जितना ही मना करके दांत खराब हो जाए, ठीक है, तो वो तब भी उनको लगे नहीं हमें चॉकलेट अच्छा लगता है। तो वही क्या है, अहम केंद्रिता है। क्या है, अहम केंद्रिता। कौन सा हो जाएगा फिर, अभी बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। जीववाद भी इसी में आता है, ठीक है ना, एनिमिज्म, जीववाद। सेकंड, संतोष जी ने बताया सेकंड। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसी में सभी कुछ था, जो कि आपका कहा जाए कि 2 से 7 साल के बच्चे, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जी, ठीक है ना। इसी में केंद्रीकरण भी था, इसी में अहम केंद्रिता भी था, इसी में अपलटावी भी था, इसी में क्रमबद्धता भी था, ठीक है ना। तो जितने भी चीजें हैं सब यहीं से स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, हो गया। बच्चों के झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टॉपिक का था, बट मैंने ले लिया था, आपको थोड़ा सा देख लेना है बस, कि अगर ये पढ़ाने की, अगर टीचिंग स्किल का था ये, तो आप क्या करोगे, बच्चों के झूठ बोलने की जो आदत है वो कैसे सुधार सकते हैं आप, उन्हें पनिश करके, झूठ के कुछ भावों को भाषण देकर, सच बोलने वाले बच्चों को उदाहरण देकर, सच बोलने वाले बच्चों को परितोषित परितोषिक कर देकर, परितोषिक का मतलब अवार्ड, पुरस्कृत कर कर, किसी को अवार्ड देकर उसको पुरस्कृत किया जाए। फोर्थ, संतोष जी ने बताया, ठीक है ना। राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किसी बच्चे को अगर भाई, अब वैसे भी अगर प्रैक्टिकली देखो भाई, पहला तो आप कर नहीं सकते हो, पहला तो गलत हो गया, और बच्चों को भाषण देकर, तो भाषण देने का बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। सच बोलने वाले बच्चों को उदाहरण देकर, अब बच्चे हैं उनको चाहे जितना भी उदाहरण दोगे आप नहीं समझेंगे वो, ठीक है ना, बट ये ज्यादा बेटर है। किसी को होता नहीं कि आप उनको पुरस्कृत करो, उनको एक लालच दो कि आप सच बोलोगे तो आपको ये दिया जाएगा, तो बच्चे उस पर ज्यादा वो रहते हैं, फोकस करेंगे, हाँ हमें कल सर चॉकलेट देंगे या फिर कुछ भी ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सच बोलने वाले बच्चों को परितोषिक देकर, ठीक है, तो राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। चलिए, रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए, रचनात्मक उत्तर, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा, रचनात्मक उत्तर का मतलब क्या होता है। रचनात्मक उत्तर कि मतलब ऐसा उत्तर कि जिसे आप कल्पना करके बताओ, या फिर जो चीज ना आप पढ़ी है, जो चीज आप पढ़ चुके हो, उसी से कहा जाए कि विचार करके, उसी के बारे में समराइज करके, उसी के बारे में कहा जाए कि आप एनालिसिस करके बताओगे, वही क्या, रचनात्मक उत्तर। अब रचनात्मक उत्तर आपको देना है, तो यहाँ से कौन सा ऐसा प्रश्न होगा, यहाँ पे प्रश्न कौन सा होगा भाई, मुक्त उत्तरीय प्रश्न, या फिर तथ्यपरक प्रश्न, सीमित उत्तर वाले प्रश्न, या फिर प्रत्यक्ष प्रश्न। अब इनको थोड़ा समझिएगा, तो फोर्थ, थोड़ा समझिएगा, प्रश्नों के बारे में भी समझ लीजिए, तब आपको थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। अभी मैंने कहा रचनात्मक उत्तर का मतलब क्या है, जैसे इंटरव्यू में आप बैठते हो, ISPCS वाला इंटरव्यू आपने देखा होगा, ठीक है ना, वहां पे कुछ भी पूछ लेते हैं वो क्या होता है, रचनात्मक उत्तर होते हैं। क्या होते हैं, मतलब जो उत्तर देते हैं वो रचनात्मक ही होते हैं, उनका कोई वो नहीं रहता कि मतलब ऐसा नहीं पूछते कि भाई कहा जाए कि गांधी जी आप चंपारण आंदोलन कब शुरू किए, ये तो फिक्स है, वो पढ़े हुए हैं, वो उत्तर वही देंगे। बट रचनात्मक उत्तर ये होता है कि जो आगे सामने बैठा हो उसको कैसे सेटिस्फाई करें, कौन सा उत्तर हम दें कि वो सही हो जाए, तो वो प्रश्न कैसा पूछेगा, वो प्रश्न कैसा होना चाहिए, ये समझ वो आपको रखना है। बस बस हो गई बस ये क्लास है। अच्छा टाइम ज्यादा हो गया क्या, बस अरे 7:30 बज गए, चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही करते हैं भाई, क्योंकि 7:30 बजे विनोद सर की क्लास है, तो आज के लिए इतना करते हैं। इसका राइट आंसर भाई मुक्त उत्तर ही होगा, इससे कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक गुड नाइट।